Again, good morning to all of you, my dear guys, friend and aspirants for UPSC, BPSC means. माय डियर गाइस, जैसा कि हम सभी को पता है, पिछले अभी जो हम 2 सप्ताह 1 सप्ताह से देख रहे हैं, लगभग यहाँ 16-17 दिन होने को हैं, हमारे देश की अर्थव्यवस्था में एक भूचाल सा आ गया है। वह भूचाल हमारा है जो नेचुरल, खासतौर पे हम फ्यूल प्राइसेस की जो हाइक हो रही है, ख़ासतौर पे जितने भी हमारे पास कच्चे तेल हैं, चाहे वो पेट्रोल हो या डीजल हो, इसकी जिस तरह से जो है प्राइस रोज़ प्रत्येक दिन जो हाइक होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, जिसके कारण हमारे देश में एक बहुत बड़ा भूचाल सा आ गया है। चाहे वो राजनीतिक दल हो, चाहे वो अर्थशास्त्री हों, चाहे इंटेलेक्चुअल्स हों, सभी लोग अपने अपने वक्तव्य को देश के सामने रख रहे हैं। और जैसा कि हम कह सकते हैं कि जिस तरह से डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ाए जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, एक अचानक इसमें जो बढ़ोतरी को देखा जा रहा है, एक कहीं न कहीं एक बहुत बड़ा नकारात्मक प्रभाव को खासतौर पे आम जनता के लिए बहुत बड़ा कह सकते हैं महंगाई का एक रास्ते पे ले जाने में अपना कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो जैसा कि हम सभी को पता है कि वर्तमान की यदि हम स्थिति को देखते हैं तो वर्तमान की स्थिति में हमारे यहाँ पेट्रोल जो है, पेट्रोल पे हमारे यहाँ 64% टैक्स लगाई जाती है, जिसको हम सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी कहते हैं, और डीजल पर 63%, जिसको आप लोकल टैक्स कह सकते हैं या वैट, वैल्यू एडेड टैक्स कह सकते हैं। इस आधार पे आप कह सकते हैं कि भारत में अभी हमारा पेट्रोल जो है, पेट्रोल पे हम 64% टैक्स को दे रहे हैं, जबकि डीजल पर हमारा 63 यानी 63% हमारा टैक्स दे रहे हैं। अब बात होता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, इस पे हम बहुत सारे चीज़ों पे आज हम चर्चा करेंगे। आखिर कौन कौन से कारण हैं, हमारा देश की क्या समस्या हो सकती है, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में इसकी क्या समस्या हो सकती है, दोज डेरिवेटिव, दो चैलेंजेस विल बी डिस्कस्ड हियर। ओके, तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि अभी वर्तमान की स्थिति यदि देखा जाए तो कच्चा तेल की जो कीमत है, अभी भी यदि पहले की स्थिति में देखा जाए तो अभी भी वहाँ की जो मार्केट या वहाँ की जो प्राइस है उसमें अभी भी नरम सा दिख रहा है, कहीं ना कहीं मॉडरेट सा दिख रहा है। इसके बावजूद भी हमारे भारत में कच्चे तेल का, खासकर डीजल और पेट्रोल का दाम जिस तरह से निरंतर बढ़ रहा है, इससे मतलब कह सकते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था पर एक जिस तरह से सबसे पहले हमारे यहाँ एक कोविड-19 पेंडेमिक की जो महामारी है उससे लोग जूझ रहे हैं, जिससे कि हमारी अर्थव्यवस्था कम्प्लीटली चौपट हो चुकी है। और साथ ही साथ अभी यदि सरकार ने इस पर कुछ नरमी बरता है, मार्केट को खोला है, तो उसके सामने अभी एक बहुत बड़ा चुनौती जो हो गया, वह चुनौती हो गया है कि सबसे ज़्यादा हमारे पास कच्चे तेल की दाम बढ़ चुके हैं। तो जैसा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार की हम बात करेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में यदि देखते हैं तो कच्चा तेल की जो कीमत है उसमें किसी भी प्रकार का बहुत ज़्यादा इजाफा नहीं की गई, बहुत अधिक तेज़ी नहीं लाई गई है। इसके बावजूद भी देश में खासतौर पे दोनों जो फ्यूल्स हैं, पेट्रोल और डीजल, दोनों की कीमत में लगातार इजाफा किया जा रहा है। जैसा कि हम यदि देखते हैं तो जहां 8 जून की हम इतिहास को देखते हैं तो 8 जून को कच्चे तेल की जो कीमत थी वह अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में 40.80 प्रति बैरल था। पता होना चाहिए, एक बैरल बराबर होता है 159 लीटर्स, यानी एक बैरल में हमारा 159 लीटर्स होते हैं। वहीं 22 जून की यदि आप इतिहास देखते हैं तो 22 जून को यह 42.98 डॉलर प्रति बैरल हो जाता है। यानी पहले जो हम देखते हैं तो 8 जून का 40.80 डॉलर प्रति बैरल था, और अभी हम 22 तारीख को देखते हैं तो 42.98 डॉलर प्रति बैरल हो गया। ठीक है, तो ये जो है एक बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने है। जैसा कि हमें देखना होगा कि ये जो भारत में जो प्राकृतिक और खासतौर पे जो हम क्रूड ऑयल की यदि हम प्राइस राइज की बात करते हैं, हाइक जो हुआ है, तो इसकी हाइकनेस आप देखिएगा तो 7 जून से लगातार इसमें बढ़ रहा है। जैसा कि भी आप देख रहे हैं कि दिल्ली, भारत के जितने भी महानगर में सारे जगह पे भिन्न प्रकार के कोलाहल या कह सकते हैं संघर्ष भी किए जा रहे हैं, सरकार के विरुद्ध भी किए जा रहे हैं। लेकिन आज हम लोग को सच्चाई को जानना है कि आखिर ये कैसे होता है। तो इसके पीछे रीजन सबसे पहला है कि यदि हम देखते हैं तो अप्रैल 2002 में सबसे पहले सरकार ने प्राकृतिक जो नेचुरल जो हमारे पास गैसेज या नेचुरल जो हमारे पास कह सकते हैं फ्यूल ऑयल्स हैं, इसको सरकार ने डीरेगुलेटेड किया। डीरेगुलेट का मतलब होता है, डीरेगुलेट सरकार का कहने के पीछे रीजन थी कि सरकार ने उसको मार्केट पे छोड़ दिया कि मार्केट में जिस तरह से उसका डिमांड होगा उस तरह से उसको सप्लाई होगी। तो मार्केट
के आधार पर, यानी मार्केट को एक बेस बना करके सरकार ने अप्रैल 2002 में इसको डीरेगुलेट कर दिया। तो ये सबसे बड़ा एक कारण बन जाता है, सबसे पहले ये देखेंगे। लेकिन प्राइमरी यदि हम फैक्टर को देखते हैं तो प्राइमरी फैक्टर है कि यदि हम ग्लोबल क्रूड ऑयल की बात करते हैं तो ग्लोबल क्रूड ऑयल में हम भारत की हमारी जो सरकार है, मतलब हम भारत में विदेशों से या दूसरे जगह से अपने यहाँ जो भी हम कंज्यूम करते हैं, खासतौर पे क्रूड ऑयल, उसका 84% 84% जो होता है वह 84% हमारा जो होता है वह हम कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय मार्केट से उसको हम लाते हैं। इज इट ओके? तो ये एक बहुत बड़ी कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा समस्या है, जो हम 84% अपनी कंजप्शन का 84% हमारे पास, या हमारे यहाँ टोटल जो कच्चे तेल है, वो कच्चे तेल का 84% हम जो है दूसरे देशों से आयात करते हैं, सबसे पहले। दूसरी बात है कि हमारे भारत में जिस तरह से भारत के हम विश्व की स्तर पे बात करेंगे कि जैसे कोविड-19 पेंडेमिक है, उसके बाद प्लस लॉकडाउन हो गई, तो ये दोनों की जो नकारात्मक समस्याएं हैं, वो दोनों की नकारात्मक से हम कह सकते हैं कि विश्व के बाजार पर जो भी कच्चे तेल थे उसकी जो डिमांड थी वो कहीं न कहीं क्रैश कर गया। और क्रैश होने के कारण मतलब हम बात करते हैं कि जिस तरह से हमारे यहाँ मार्च में लॉकडाउन लगा, तो मार्च से पहले की हम बात करते हैं तो मार्च से पहले मात्र $20 पर बैरल के हिसाब से अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कच्चा तेल था। लेकिन क्या हुआ कि अभी हम वर्तमान की स्थिति के देखते हैं, जैसे विश्व के हर देशों में लगभग जो लॉकडाउन की समस्या थी वो लॉकडाउन कहीं ना कहीं उसको समाप्त कर दी गई है, या उसका एक दायरा, एक बैलेंस लेकर के सरकार उस पर काम कर रही है। तो जिसके कारण थोड़ा सा सिचुएशन इम्प्रूव हुआ, चाहे वो हम इंडिया की बात करते हैं या हम कह सकते हैं एशिया की बात करें, अमेरिका की बात करें, किसी भी हम मतलब हम पैसिफिक जोन की यदि बात करते हैं तो हर सारे देशों में और हर कंटिनेंट में कहीं ना कहीं सरकार अनलॉक की स्थिति बना चुकी है। तो अनलॉक की स्थिति होने के कारण इसकी डिमांड जो हुई, इसकी कंजप्शन जो हुई बहुत अधिक मात्रा में हो गई। तो हम मार्च से पहले की स्थिति देखते हैं तो विश्व स्तर पर इसकी जो थी $20 पर बैरल के हिसाब था, लेकिन अब इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट हुई है। और इम्प्रूवमेंट होने के कारण ये 40 या 40 से प्लस अब कह सकते हैं डॉलर पर बैरल इसकी स्थिति बन चुकी है। तो सबसे पहले एक समस्या होती है। इसके अलावे भी हम कह सकते हैं कि ग्लोबल मार्केट में आप देखिएगा तो ग्लोबल मार्केट में जिस तरह से हमारे रुपया यानी रुपीज़ जो होती है और डॉलर, दोनों के यदि हम एक्सचेंज रेट की बात करते हैं तो एक्सचेंज रेट में कहीं ना कहीं हमारे देश की जो मुद्रा है, हमारे देश की जो पैसा है, करेंसी है, वो कहीं ना कहीं फॉल डाउन हुआ। इसकी वर्थ यानी इनकी जो वैल्यू है ये कहीं ना कहीं नकारात्मक यानी स्लम्प कर चुका है। ठीक है, तो यह भी एक कारण कि इससे पहले की स्थिति यदि हम मार्च की स्थिति देखते हैं तो भारत का प्रत्येक $1 पर 70 से 71 हमारा रुपया जाता था, लेकिन अभी की स्थिति जो हुई वो 75 to 76 77 रुपया हमारा चला जा रहा है। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कि हमारा पैसा जो है वह डॉलर के मुकाबले कहीं ना कहीं कमज़ोर हो चुका है। ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ा समस्या है कि रुपये और डॉलर का जो एक्सचेंज रेट है वह मार्केट में, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कहीं ना कहीं कमज़ोर हुआ। यह भी एक हमारा कारण बनता है महंगाई का, यह भी एक बहुत बड़ा कारण बनता है जिससे कि हमारे जो पेट्रोल डीजल प्राइस राइज जो हुए हैं, हाइक हुए हैं, तो इसके पीछे भी एक रीजन बनता है। तीसरी समस्या होती है जो सबसे गहन समस्या है हमारे देश के सामने और लोगों के सामने, वह है हमारा एक्साइज ड्यूटी और वैट, वैल्यू एडेड टैक्स। जैसा कि हमें पता है कि एक्साइज ड्यूटी जो होती है वह हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जाता है, केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाता है, और जो हमारा वैट होता है, वैल्यू एडेड टैक्स जो होती है, वह हमारा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जाता है। और हमारे यहाँ जो टोटल टैक्स है, या कह सकते हैं कि जो हम पेट्रोल डीजल लेते हैं उसका 2/3 जो हमारा टैक्स होती है वह हमारा रिटेल टैक्स के आधार पर कंट्रीब्यूट कर रही है। तो इस आधार पर हम यदि हम वर्तमान की स्थिति को देखा जाए, जैसा कि अभी वर्तमान की स्थिति को हम यदि देखते हैं तो वर्तमान स्थिति को हम 23 जून का स्थिति को हम देखेंगे तो 23 जून को क्या था कि हमारे यहाँ पेट्रोल जो था 80 रुपये, मतलब 80 रुपये जो हमारे यहाँ लीटर जो थी पेट्रोल, 80 रुपये प्रति लीटर में हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो हमारा टैक्स था, या कह सकते हैं जो एक्साइज ड्यूटी थी, है ना। तो अब पहले सबसे पहले आप इसको क्लियर कर लीजिएगा कि 80 रुपये यदि हमारे यहाँ पेट्रोल था तो 80 रुपये पेट्रोल में 50 रुपया 69 पैसा जो था हमारा कंप्लीटली टैक्स दिया हुआ था। एक कंफर्म हो जाइए, तो 80 रुपया में से 50 रुपया 69 पैसा, मतलब मोटा मोटी आप मान लीजिए 51 रुपया हमारा टैक्स लग जाती है। यानी ओवरऑल हमारे पास 29 रुपया जो होता है रियल फॉर्म में यदि देखा जाए तो 29 रुपया का ही 1 लीटर हमारे यहाँ पेट्रोल पड़ रहा है।
यानी ओवरऑल 50 रुपया 69 पैसा 80 में से 50 रुपया 69 पैसा जो है वो हमारा टैक्स के रूप में जा रहा है। अब वो 50 रुपया 69 पैसा कैसे टैक्स में जा रहा है इसको आप क्लियर कर लीजिए। तो 50 रुपया 69 पैसा में 32 रुपया 98 पैसा यानी मोटा मोटी 33 रुपया आप ले लीजिए, ठीक है। तो उसमें से 32 रुपया 98 पैसा जो है वह सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी में चला जाता है, जो केंद्र सरकार वो कह सकते हैं लेवी कलेक्ट करती है, ठीक है। और उसके बाद जो बचा 17 रुपया 71 पैसा जो बचा ये हमारा लोकल कह सकते हैं सेल टैक्स या वैल्यू एडेड टैक्स जिसको वैट बोलेंगे, इस रूप में इसको आप कह सकते हैं कलेक्शन किया जा रहा है। यानी ओवरऑल हम बात करते हैं तो 80 रुपया का पेट्रोल जो होती है वह हमारे पास 50 रुपया 69 पैसा लगभग जो हमारा होता है वह मुख्य रूप से हमारा हो जाता है, जो हो जाता है आपको कह सकते हैं टैक्स के रूप में, ठीक है। और उतना ही नहीं, आप इसमें ये स्पष्ट भी करें कि जो 32 रुपया 98 पैसा जो हमारे यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो एक्साइज ड्यूटी के रूप में लिया वो ऐसा नहीं कि 32 रुपया 98 पैसा पूरा केंद्र सरकार को ही चल जाता है। ये आप इस चीज़ों को आप स्पष्ट कर लीजिए। ये 32 रुपया 98 पैसा में से 42% जो होगा वह 42% जो होगा हमारा स्टेट गवर्नमेंट उसमें भी उसकी कह सकते हैं शेयर होता है, पार्टनर उसकी होती है। यानी 32 रुपया 98 पैसा का 42% जो होगा वो स्टेट गवर्नमेंट ले लेगी। जैसा कि आपको पता होनी चाहिए कि जीएसटी जिस तरह हमारे यहाँ लागू हुई, जीएसटी को लागू होने के भी बावजूद हमारे यहाँ जितने भी क्रूड ऑयल थे, कच्चे तेल को जीएसटी के दायरे में नहीं लाया गया। और इसके पीछे थी हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने बार बार इस चीज़ों पर कह सकते हैं कि मैटर को लाया कि भाई राज्य सरकार सब अपने एक रूपता दिखाए, अपने समानता को दिखाए, कोलैबोरेशन लाए और सभी राज्य सरकार इस पे कार्य कर करके इसको जीएसटी के दायरे में, लेकिन राज्य सरकार ने इसे लाने में असहमत जताया, ठीक है। तो ये एक कारण बनती है। अब हम यदि डीजल की बात करते हैं तो वर्तमान की स्थिति देखिएगा तो डीजल का भी जो दाम था, ठीक है, तो टोटल डीजल के दाम में से आप देखिएगा 49 रुपया 43 पैसा, क्योंकि अभी हमने वर्तमान में भी स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि टोटल जो अभी जो हम डीजल लेते हैं तो डीजल पे हमारा 63% यानी 63% हमारा टैक्स लगता है और पेट्रोल पर 64% टैक्स लगता है। इजिट ओके। तो 64% में से आप कर सकते हैं कि जो हमने 50 रुपया 69 पैसा दिया वो हमारा 64% का भाग था। इजिट ओके। और उसके बाद यदि हम डीजल की बात करते हैं तो डीजल का टोटल जो हमारा है दाम, उनमें से 49 रुपया 43 पैसा जो होती है वह टैक्स हमारा होता है। उनमें से 49 रुपया 43 पैसा में से 31 रुपया 83 पैसा, 31 रुपया 31.83 रुपीज़ जो होते हैं वो हमारा सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी हो जाती है, यानी केंद्र सरकार ले लेती है। और 17 रुपया 60 पैसा 17.60 जो होती है वो हमारा लोकल टैक्स रेवेन्यू के रूप में, यानी जिसको आप वैल्यू एडेड टैक्स बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारे यहाँ टैक्स का कलेक्शन हो रही है। तो इसके पीछे हमने रीजन आपको बताया कि केवल सबसे बड़ी यदि समस्या है तो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट पर तो है ही है, साथ ही साथ हमारे यहाँ जिस तरह से टैक्स बढ़ा दिए गए इसके पीछे बहुत सारे रीजन्स हैं। रीजन नंबर 1 कि हमारे पास सबसे पहला हमारा देश जो है एक डेवलपिंग कंट्री, बहुत हम अपने कह सकते हैं इंटरनल जो होती है वो हम बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं हुए हैं, बहुत ज़्यादा हमारे स्ट्रेंथ नहीं हुए हैं, स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है। अब सरकार जिस तरह से लॉकडाउन एक लंबे समय तक 4 महीना तक चलती है तो सरकार के जिस तरह से एक्सपेंडिचर है तो उस एक्सपेंडिचर को करने के लिए जब किसी भी प्रकार की यहाँ मार्केटिंग नहीं चल रही है, सरकार के कोई सोर्सेज नहीं है इनकम का, तो सरकार कोई तो रास्ता अपनाएगी, ठीक है। तो सरकार रास्ता अपनाने के लिए क्या किया कि जो भी हमारे पास क्रूड ऑयल थे, डीजल और पेट्रोल का जिस तरह से कंजप्शन हो रहा था इस पर सरकार ने टैक्स बढ़ा दिया, जिसके द्वारा सरकार को रिव्यू आना चालू है। इस पर हम और आगे लंबी डिस्कशन करेंगे। जैसा कि आप देखिएगा कि 14 मार्च को सबसे पहले जो हमारा एक्साइज ड्यूटी जो था पेट्रोल और डीजल पर 3 रुपया प्रति लीटर बढ़ाया गया था। ये हिस्ट्री थोड़ा सा याद रखिएगा और इसके पीछे रीजन क्या मैं बताऊंगा। तो सबसे पहला हम देख रहे हैं कि 14 मार्च को एक्साइज ड्यूटी जो थी डीजल और पेट्रोल पे 3 रुपया प्रति लीटर बढ़ाया गया था। और फिर सरकार ने क्या किया कि 5 मई को 10 रुपया प्रति लीटर पेट्रोल पर सरकार ने एक्साइज ड्यूटी बढ़ाया और 13 रुपया जो था वो हमारा डीजल पर सरकार ने बढ़ाया। इसके पीछे रीजन्स थी ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्शन, यानी ज़्यादा से ज़्यादा कह सकते हैं टैक्स जो है सरकार के पास रेवेन्यू के रूप में अधिक से अधिक मात्रा में उपलब्ध होना। अब इसके आधार पे आप देखिएगा तो यदि आप देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यदि आप मार्केटिंग को देखना चाहेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय मार्केटिंग पे आप जाइएगा तो ग्लोबल मार्केट में अभी जो तेल की क्या सिचुएशन है उसे आप जानेंगे तो आई थिंक आपको ये स्पष्ट हो जाएगी। और इसके पीछे रीजन है जो सरकार यदि टैक्स 1 पैसा यदि टैक्स बढ़ाती है
तो आपको पता होनी चाहिए कि सरकार को एनुअली 13 से 14 करोड़ रुपया का इनकम होता है। और मायने सी बात है कि यहाँ एक्साइज ड्यूटी 10 रुपया प्रति लीटर और 13 रुपया प्रति लीटर डीजल पे बढ़ा दिया जा रहा है, 10 रुपया पेट्रोल पर। तो सोच सकते हैं कि सरकार के रेवेन्यू कितनी आ रही होगी। ठीक है, उसके अलावा हम अभी बात कर रहे थे कि यदि हम ग्लोबल मार्केट देखते हैं तो ग्लोबल मार्केट में अब सिचुएशन क्या है। तो जैसा कि हम देखेंगे कि लॉकडाउन से पहले जो स्थिति थी, ठीक है, और लॉकडाउन जिस तरह से 4 महीना 3 महीना लगा, इससे पूरे अंतर्राष्ट्रीय की जो मार्केट थी वो पूरी की पूरी हम कह सकते हैं एकदम फॉल हो चुकी थी, चरमरा चुकी थी। लेकिन जिस तरह से अभी मार्केटिंग या जिस तरह से अनलॉक की स्थिति अभी बन गई है, पूरे विश्व स्तर पर अनलॉक खुलने लगा है, मार्केट खुलने लगा है, तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि अभी जो ग्लोबल लॉकडाउन जो हुआ इसको बहुत हम कह सकते हैं इस करने की कोशिश किया जा रहा है। तथा ये चाहे यूरोप हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे हमारा एशिया हो, ये सारे देशों में धीरे धीरे कह सकते हैं कि मार्केट जो है रिकवर होने की कोशिश कर रही है। और इसके साथ ही आपको ये पता होनी चाहिए कि विश्व स्तर पर हम बात करते हैं तो जितने भी हमारे पास क्रूड ऑयल हैं, तो क्रूड ऑयल को जो सप्लाई करने वाले राष्ट्र हैं वो राष्ट्र हमारे ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हुए, रसिया हुए, तथा इसके कुछ एलाइज कंट्रीज हैं। ठीक है, ये सारे ऐसे कंट्रीज हैं जिनके कोलैबोरेशन से विश्व स्तर पर जो होती है पेट्रोल यानी कह सकते हैं क्रूड ऑयल जो होती है, कच्चे जो तेल होते हैं, इसका एक्सपोर्टिंग किया जाता है। आपको पता ही होनी चाहिए कि यदि हम ओपेक की बात करते हैं तो ओपेक में 2018 से इसमें 13 कंट्रीज जो हैं, 13 जो नेशंस हैं, इसके आप कह सकते हैं मेंबर्स हो चुके हैं। एक्चुअली ओपेक की जो स्थापना हुआ था वह 14 सितंबर 1960 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, और जब इसकी स्थापना हुई थी तो ये बगदाद में इसकी स्थापना हुई थी 14 सितंबर 1960 का। उस समय इसके मात्र 5 ही सदस्य राष्ट्र थे। उसमें ईरान था, इराक था, कुवैत था, सऊदी अरबिया था और वेनेजुएला थे। ऐसे 5 राष्ट्र की कोलैबोरेशन से, ऐसे 5 राष्ट्रों के कह सकते हैं सहयोग से सबसे पहले ओपेक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन का विश्व स्तर पर निर्माण किया गया, जो विश्व के सामने कह सकते हैं कि जो क्रूड ऑयल होता है उसको इन्होंने एक्सपोर्ट करने की कोशिश की गई। और अंततः 1965 में 1965 ईस्वी में इसकी हेडक्वार्टर जो थी ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में इसको स्थापित कर दिया जाता है। तो अब हम बात करते हैं कि ओपेक, रसिया तथा इसके जो कुछ एलाइड कंट्री हैं, ये सारे की कोलैबोरेशंस को हम ओपेक प्लस कंट्रीज कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने एक सहमति पत्र पर इन्होंने अपने समझौता ज्ञापन किया था। वह समझौता ज्ञापन क्या था कि हम कह सकते हैं कि नियरली यदि हम बात करते हैं तो नियरली था कि जुलाई के अंत तक यह 10 मिलियन बैरल जो ऑयल होती है इसको वो पर डे जो है मतलब प्रोडक्ट करने में एक कटौती करेंगे। इसके पीछे रीजन था कि यदि एक जिस तरह से इतने दिन लॉकडाउन हुए तो लॉकडाउन में इनके पास न तो मजदूर रहे न इनके पास कर्मचारी रहे, तो कहीं ना कहीं इनके पास जो पहले की स्टोरेज थी वो कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो चुका था, कंज्यूम हो चुके थे। तो इन्होंने एक समझौता ज्ञापन पर आया। समझौता ज्ञापन के तहत इन्होंने कहा कि हम अभी जुलाई के अंत तक क्या करेंगे कि हम कम से कम यानी 10 मिलियन बैरल ऑफ ऑयल जो होगा, क्रूड ऑयल जो होगा, प्रत्येक दिन रोज के तहत हम कह सकते हैं कि ये जो है इसका प्रोडक्शन कम करेंगे। जिससे क्या होगा कि इनकी जो स्टोरेज होगी, इनकी एनर्जी जो प्राइसेस होंगे वो कहीं ना कहीं बूस्ट होंगे। तो ये सबसे बहुत बड़ा यदि कारण है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो ये सबसे बड़ा कारण है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये सारे जो ओपेक तथा इसके जो एलायंस तथा रसिया ऐसे कंट्री जो है यानी ओपेक प्लस जो कंट्रीज हैं, ये सारे के सारे जो राष्ट्र हैं विश्व स्तर पर क्या कर रहे हैं कि 10 मिलियन बैरल प्रत्येक दिन ये प्रोडक्शन ही कम कर रहे हैं। तो माइनस जब प्रोडक्शन कम कर रहे हैं, डिमांड तो पूरे राष्ट्र में है, तो जब डिमांड राष्ट्र में और सप्लाई वहाँ पर 10 मिलियन बैरल कम हो रही है तो माइनस ही बात है, हम कह ही सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डिमांड होगी और जब सप्लाई नहीं होगी तो प्राइस इसका राइज होगा। ये इसमें कोई डाउट नहीं है। जैसा कि हमने अभी देखा कि विश्व के लगभग 12 प्लस ऐसे राष्ट्र हैं जहाँ पर हमने देखा कि डीजल पेट्रोल से ज़्यादा महंगा भी बिक रहा है।
किसी भी प्रकार के यदि हम एक्सपोर्ट या ट्रांसपोर्टिंग की बात करते हैं, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं, तो उनमें कहीं ना कहीं आप देखिएगा कि जो ट्रांसपोर्टिंग होता है उसमें सबसे ज़्यादा यदि कंजप्शन या सबसे ज़्यादा जो व्हीकल्स होते हैं वो हमारा डीजल बेस्ड होते हैं, ठीक है। तो ये भी एक रीजन है कि जब 10 मिलियन बैरल प्रत्येक दिन यदि प्रोडक्शन ही कम हो रहे हैं तो मायने सी बात है कि इसका प्राइस राइज लाजिमी है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इसका बढ़ेगा, सबसे पहला। और दूसरी बात है कि हम यदि भारत सरकार की हम बात करते हैं तो भारत सरकार के पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है इस महामारी के समय में कि सरकार अपने रिवेन्यू को कलेक्शन करे, जिससे कि जो हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होती है या सोशियो इकोनॉमी की बात करते हैं या सरकार जिस तरह की योजना परियोजनाएं चला रही है, जो रोज अनाउंसमेंट कर रही है, उनको चलाने के लिए उनके पास और कोई ऐसा भी ऑप्शन नहीं है लॉकडाउन के तहत कि वो सरकार खुल करके उसके कोलैबोरेट करे और उसको असिस्ट करे, ठीक है। तो रीजन यही है कि सरकार कहीं ना कहीं इसका सहारा ले रहा है और इसका सहारा लेने के कारण इसकी जो बर्डन है यह एक आम जनता पर पड़ रही है, जिसका प्रभाव हम सभी पर है। हम सभी ये नकारात्मक स्थिति में गुजर रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए, इसके कारण हम विरोध करें। लेकिन बात है कि ऐसा आखिर क्यों? तो सबसे पहले हम जानेंगे कि यदि हम एक मतलब रफली हम यदि बात करें तो रफली आप देखिएगा कि प्रत्येक दिन यदि रुपया हाइक होता है या कह सकते हैं कि जो एक्साइज ड्यूटी है, ये एक्साइज ड्यूटी में यदि सरकार 1 पैसा का भी हाइक करता है तो सरकार को एनुअली अभी हमने बताया था कि 13 से 14 करोड़ रुपया सरकार को इनकम हो जाता है। और इस आधार पे हम कह सकते हैं कि जिस तरह से भी हमने देखा कि पेट्रोल डीजल में सरकार ने वहाँ पर पेट्रोल में 10 रुपया प्रति लीटर हमने देखा, डीजल पे हमने 13 रुपया प्रति लीटर देखा। तो जिस तरह से सरकार हम पैसा की बात करें, यदि 1 पैसा सरकार एक्सटेंड करती है, हाइक करती है, तो सरकार की एनुअली रेवेन्यू जो होता है 13 से 14 करोड़ रुपया इंक्रीज हो जाता है। तो उस आधार पे हम कह सकते हैं कि यदि इस तरह से सरकार करती है 13 से 10 रुपया और 13 रुपया का इंक्रीमेंट जैसे ही करती है हमारे पास नेचुरल रिसोर्स या कह सकते हैं क्रूड ऑयल में, तो इससे सरकार को एनुअली लगभग आप देखिएगा कि 1.6 लाख करोड़ से 2 लाख करोड़ तक सरकार को जो है एडिशनल रेवेन्यू कलेक्शन हो जाता है। तो यह एक बहुत बड़ा कह सकते हैं फंडा है, एक बहुत बड़ा कह सकते हैं सरकार के इसके पीछे एक्सपेक्टेशंस हैं कि यदि कहीं से नहीं आ रहा है तो चलो भाई हम क्रूड ऑयल, कारण कि लोगों का जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टिंग है ये तो रुक नहीं सकते हैं, बाइक चलाने वाले तो रुकेंगे, उनको तो कंजप्शन करना ही करना है। तो सरकार एनुअली यदि इतना बढ़ाए तो सरकार को एनुअली एडिशनल जो फ़ायदा होने जा रही है टैक्स के रूप में वह 1.6 से 2 लाख करोड़ रुपया सरकार को इससे बेनिफिट होगा। तो ये ओवरऑल जो मैटर हुआ, ये दोज आर द मैटर्स कंसिडर्ड टू बी द प्राइस राइज ऑफ पेट्रोलियम। तो ये पेट्रोलियम पदार्थ से जितने भी चाहे हमारा डीजल हो या पेट्रोल, इसकी दाम बढ़ने के पीछे रीजंस क्या हैं, कैसे हुए, ये सारे के सारे मैंने आपको बताने की कोशिश किया। और अगले एपिसोड में फिर पुनः आज हम कोई करंट टॉपिक लेकर के आऊँगा। आज शाम तक एक करंट टॉपिक दूंगा, उसके बाद फिर हम इंडियन इकोनॉमी को लेकर के आऊँगा। जय हिंद, जय भारत।